नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे भी साइकोलॉजी जो हमारी चली हुई है उसमें अगला टॉपिक करेंगे हम बुद्धि के सिद्धांत, क्योंकि बुद्धि के बारे में हम देख चुके हैं बुद्धि की परिभाषा और भाई बुद्धि की विशेषताएं, प्रभावित करने वाले कारक और बुद्धि के प्रकार। आज हम देखेंगे बुद्धि के सिद्धांत, क्योंकि वहां से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है भाई बुद्धि के सिद्धांत। देखो भाई बुद्धि के सिद्धांत और फिर बुद्धि मापन जो है उसके बारे में करेंगे। तो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है ये, लेकिन है बिल्कुल आसान, क्योंकि वो आपको याद ही करने हैं प्रतिपादक। कई बार तो ये पूछ लिया जाता है कि इस बुद्धि के इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो बिल्कुल आसान है भाई। देखो अब बुद्धि का सबसे प्राचीन जो सिद्धांत है वो दिया था भाई एल्फ्रेड बीने ने, और उसका नाम है भाई एक कारकीय सिद्धांत, एक तत्व या एक खंड सिद्धांत। तो सबसे पहला जो सिद्धांत हम देखेंगे बुद्धि का वो है भाई, लिखो भाई बुद्धि का एक खंड को, चाहे आप इसे बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत, यानी कि एक कारक माना है इन्होंने, एक तत्व या आप इसे एक खंड कह सकते हो भाई। ये सिद्धांत का नाम है। और ये सबसे पहली विशेषता, तो इसकी एक बात याद रखो कि ये बुद्धि का सबसे प्राचीन और पहला सिद्धांत है भाई। बुद्धि का सबसे पहले जो सिद्धांत दिया वो एल्फ्रेड बीने ने दिया, और सबसे प्राचीन भी हो गया पहला। तो इसका मतलब ये, और ये दिया किसने, इसका प्रतिपादक पूछेंगे आपसे, तो इसका प्रतिपादक कौन है भाई, एल्फ्रेड बीने। एल्फ्रेड भी बोल देते हैं इसको, एल्फ्रेड भी। एल्फ्रेड बीने ने दिया भाई ये बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। इन्होंने बताया कि बुद्धि अविभाज्य है, सिर्फ एक खंड से बनी हुई है, उसको विभाजित नहीं कर सकते। बाद में इसी कारण इस सिद्धांत की आलोचना हुई, और फिर स्पीयरमैन ने दो कारक और त्रिकारक के दो लगातार सिद्धांत दिए। तो देखो भाई इसकी एक दो विशेषताएं हैं। वो सबसे पहले तो आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत किसने दिया, तो फिर आप क्या बताओगे भाई, एल्फ्रेड बीने ने। और एक तो विशेषताएं आप ये लिख लो इसकी, कि देखो इसका एक तो ये क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या है भाई, बुद्धि अविभाज्य है। ये वाला प्रश्न भी पूछा गया है सीटेट में, बुद्धि अविभाज्य है। किसने कहा, तो किसने कहा भाई, ये एल्फ्रेड बीने ने। क्योंकि बाकी सभी जितने भी अब आगे हम पढ़ेंगे सब ने ये कहा कि कई कारक होते हैं, बुद्धि विभाज्य है, भाज्य है। बाद में सब ने ये कहा, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि भाज्य नहीं है, इसके खंड नहीं किए जा सकते। और इसीलिए इसका एक दूसरा नाम भी है भाई इस सिद्धांत का, निरंकुशवादी सिद्धांत। तो इसे ही क्या कहते हैं, निरंकुशवादी। ये एक दो बातें हैं परीक्षा उपयोगी, वो नोट करवाएंगे आपको, बाकी ज्यादा कुछ नहीं भाई। इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। ये कहा है भाई किसने, एल्फ्रेड बीने ने अपने बुद्धि के। और देखो एक बात और, इसमें सहयोगी थे भाई इनके टर्मन और स्टर्न, दो थे, स्टर्न और टर्मन, वो सहयोगी थे, लेकिन प्रतिपादक यही है मेन इस सिद्धांत के। दूसरा जो सिद्धांत है वो है भाई द्विकारक सिद्धांत या दो तत्व सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत। ये तो देखो अब पूछा गया था, जो यूपी टेट जो कैंसिल हो गया, लीक पेपर था, उसमें द्विकारक सिद्धांत के बारे में पूछा गया था। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो देखिए द्विकारक बोले आप इसको, या फिर क्या बोले भी, द्विखंड बोले या द्वितत्व बोले। दो द्वि का मतलब दो, या फिर द्विखंड। इस सिद्धांत बुद्धि का है भाई ये द्वि, ऐसे लिखा मिलेगा आपको, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। लिखना चाहो तो इसके आगे लिख लेना आप, बुद्धि का द्विकारक, द्वितत्व या द्विखंड सिद्धांत किसने दिया भाई, स्पीयरमैन ने दिया भाई। अब देखो यहां से एक दो प्रश्न और पूछे जाते हैं कि ये दो कारक कौन से बताए स्पीयरमैन ने।
तो स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि के दो कारक है भाई, एक तो सामान्य कारक और एक है विशिष्ट कारक, यानी कि दो कारक बताए बुद्धि के। और ये दो कारक कौन से हैं भाई? एक तो है भाई कौन सा? सामान्य कारक, और दूसरा कौन सा है? विशिष्ट कारक। सामान्य यानी कि जनरल फैक्टर, विशिष्ट और स्पेशल फैक्टर यानी कि विशिष्ट कारक। दो बताए भाई, इनको हम ऐसे भी लिखते हैं, देखो जनरल फैक्टर और इसको क्या एस एफ यानी कि स्पेशल फैक्टर, विशिष्ट कारक। देखो ये जी एफ का मतलब वो नहीं है आप लोग जो इस्तेमाल करते हो, इसका मतलब है जनरल फैक्टर। अब देखो भाई इसमें क्या है कि जनरल फैक्ट, सर्वप्रथम इन्होंने कहा कि बुद्धि भाज्य है। अब देखो ये प्रश्न पूछा जाए कि किसने कहा कि बुद्धि अविभाज्य है, तो किसने कहा था भाई? बिने ने। लेकिन पूछ लिया जाए कि सबसे पहले किसने इस बात का खंडन किया या किसने कहा कि बुद्धि भाज्य है, तो किसने कहा? स्पीयरमैन ने कहा कि विभाजित किया जा सकता है, बुद्धि को बांटा जा सकता है दो कारकों में। तो इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि क्या है? भाज्य इकाई है, भाज्य इकाई है। किसने कहा? ये स्पीयरमैन ने कहा कि भाज्य इकाई है। देखो कई परीक्षाओं में बिल्कुल सामान्य प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, लेकिन कई परीक्षाओं में थोड़े गंभीरता से प्रश्न बनाए जाते हैं, वहां फिर आपको ये बातें याद करनी पड़ेंगी। हर सिद्धांत की एक एक दो दो विशेषताएं हैं और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। और इसमें और क्या बताया भाई? देखो ये सामान्य जो कारक होता है वो तो होता है भाई जन्मजात, ये सामान्य कारक होता है जन्मजात। ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया है भाई, ये तो जन्मजात होता है, ये अर्जित करना पड़ता है भाई। ये तो हर मनुष्य में जन्म के समय उपलब्ध होता है सामान्य कारक, और ये जो विशिष्ट कारक है ये शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा हम अर्जित करते हैं। देखो भाई ये था। अब तीसरा जो सिद्धांत इन स्पीयरमैन ने ही दिया है, त्रिखंड या त्रितत्व कह सकते हो आप। लिखो भाई त्रिखंड या त्रिकारकीय है। त्रिखंड, त्रि यानी के तीन, खंड यानी के खंड, तीन खंड या तीन भाग। इन्होंने कहा त्रिखंड का, या आप इसको त्रितत्व बोल सकते हो या फिर आप इसको त्रिकारक बोल सकते हो भाई। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? स्पीयरमैन ने। थोड़े से संशोधन के बाद फिर पहले इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि भाज्य है और दो कारक है भाई बुद्धि के, एक सामान्य कारक जो हर मनुष्य में जन्म के समय होता है और दूसरा जो हम अर्जित करते हैं वो है विशिष्ट कारक। लेकिन बाद में थोड़े समय के बाद फिर अपने इस सिद्धांत में संशोधन किया और इन्होंने बताया कि जो कारक बुद्धि है उसमें तीन कारक होते हैं भाई, तीन खंड होते हैं। अब देखो भाई ये कौन कौन से हैं? एक तो दो तो यही और तीसरा एक सामूहिक कारक जोड़ दिया भाई। देखो दो कारक, अब ये तीन कारक कौन से हैं? एक तो है सामान्य कारक, दूसरा है भाई विशिष्ट कारक, और तीसरा फिर जोड़ दिया भाई सामूहिक कारक। अब देखो यहां देखते हैं, जैसे दो कारक थे भाई, ये दो कारक हैं बुद्धि के। एक तो ये है भाई सामान्य कारक, जर्नल फैक्टर आप जिसको बोलते हो, और ये क्या है? एक स्पेशल फैक्टर। और ये जो बीच में ये बच गया ये वाला है भाई सामूहिक कारक। ये फिर इन्होंने बाद में बताया कि बुद्धि के तीन कारक होते हैं, एक तो सामान्य, एक विशिष्ट और एक सामूहिक, जो इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में जो सम्मिलित होता है उसको क्या बोलते हैं? सामूहिक कारक। ये किसने बताया है भाई? स्पीयरमैन ने हमें बताई है ये बात। तो अब देखो तीन हो गए हमें। बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत किसने दिया? बीने ने दिया, और बीने के अनुसार, और सिद्धांत का नाम क्या? एक खंड सिद्धांत। और उन्होंने क्या कहा कि बुद्धि को विभाजित नहीं किया जा सकता, वो अविभाज्य है। उसके बाद फिर दूसरा द्विकारक सिद्धांत दिया भाई। इस सिद्धांत की आलोचना की गई कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही कारक से बुद्धि बनी है। उसके बाद, और ये निरंकुशवादी सिद्धांत इसका नाम है। अब इसी के बाद फिर
स्पीयरमैन ने कहा कि द्वितत्व या दो कारक होते हैं बुद्धि के अंदर, एक तो सामान्य और एक विशिष्ट। सामान्य हर मनुष्य में जन्मजात होता है और विशिष्ट बाद में हम अर्जित करते हैं भाई, अब शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा। बाद में फिर त्रितत्व थोड़ा सा संशोधन करके थोड़े समय बाद फिर स्पीयरमैन ने कहा कि दो नहीं भी तीन खंड, तीन कारक होते हैं बुद्धि में, एक सामान्य कारक जो जन्मजात है, फिर एक विशिष्ट और एक सामूहिक कारक। अब हम अगला देखते हैं भाई बहुकारकीय सिद्धांत। देखो बहुकारकीय सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है भाई, और एक बहुबुद्धि का अलग है। ये बहुबुद्धि वाला भी शायद पूछा गया था उसी पेपर में, 2 प्रश्न पूछे गए थे बुद्धि से, बुद्धि के सिद्धांतों से। देखो जो अगला है बहुकारकीय सिद्धांत, जो चौथा सिद्धांत हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाई बहुकारकीय सिद्धांत। अब बहुकारकीय या बहुतत्व सिद्धांत आप किसको कहेंगे भाई, क्योंकि देखो बहु यानी कि बहुत कारक यानी कि बहुत से कारक होते हैं। और ये दिया किसने है भाई, ये थॉर्नडाइक ने बताया है, ये बुद्धि का ये सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। और इन्होंने कहा है, एक उदाहरण के द्वारा समझाया कि जिस तरह आप मिट्टी को उठाते हो, बालू को, और उसमें अनेक कण होते हैं, उसी तरह से बुद्धि भी क्या है, अनेक कारकों से मिलकर बनी हुई होती है। इन्होंने ये बताया, जैसे ये देखो इस तरह से अनेक कारक हैं, बुद्धि अनेक कारकों से बनी हुई है, ये मानना था भाई किसका, थॉर्नडाइक का। तो इसलिए इन्होंने बालूका का उदाहरण दिया। बालूका तो इसे बालू सिद्धांत या बालू का सिद्धांत भी कहते हैं भाई, ये इसके नाम भी पूछ लिए जाते हैं। बालू का बुद्धि का है भाई, देखो ये आप लोग इसको पूरा लिखना कि बुद्धि का बहुकारकीय सिद्धांत, और इसे ही बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं भाई, परमाणु सिद्धांत भी कहते हैं। ये नाम दिए हैं भाई इन्होंने, परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं इसी को, और बालू का सिद्धांत भी। यानी कि इनके अनुसार क्या इन्होंने क्या बताया कि ये असंख्य कारक होते हैं बुद्धि के अंदर। परमाणुवादी लिख लो। देखो भाई असंख्य कारक। अब एक बार प्रश्न पूछा गया कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के असंख्य कारक बताए हैं, तो इन्हीं ने बताए हैं। तो यहाँ ये भी लिख लो क्योंकि पूछा गया प्रश्न है, फिर आ सकता है कि इन्होंने बुद्धि के असंख्य कारक बताए हैं, असंख्य कारक बताए हैं। ये किसने बताया भाई, थॉर्नडाइक ने बताए हैं बुद्धि के असंख्य कारक। अब देखो इसी के साथ आप लिखो बहुबुद्धि का, क्योंकि बहुकारकीय और बहुबुद्धि एक जैसे लगते हैं आपको, तो यहीं पे लिख लो। देखो दोनों में अंतर भी स्पष्ट हो जाएगा और ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। तो लिखो भाई बहुकारकीय बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुकारकीय तो हम कर चुके हैं, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया भाई, बहुबुद्धि सिद्धांत। ये भी पूछा गया था अब यूपी टेट के पेपर में, हार्वर्ड गार्डन ने दिया है भाई ये बुद्धि का बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया भाई। अब इसमें देखो इनके अनुसार बुद्धि एकांकी न होकर बहुकारकीय है, और इन्होंने कुल प्रारंभ में तो इन्होंने क्या किया कि 7 कारक बताए बुद्धि के, फिर संशोधन करके 1 कारक और जोड़ा 8वां, और फिर अस्तित्ववादी 9वां कारक फिर जोड़ा। तो इन्होंने कुल कितने कारक या तत्व बताए हैं बुद्धि के, तो 9 कारक। असंख्य नहीं बताए इन्होंने, असंख्य बताए हैं किसने, थॉर्नडाइक ने, कि हम गिन ही नहीं सकते, असंख्य कारक हैं। लेकिन ये जो बहुबुद्धि इन्होंने तो सिर्फ 9 कारक बताए भाई, प्रारंभ में 7 कारक बताए थे और फिर 9। अब वो कारक लिखेंगे भाई हम कौन कौन से हैं। ये सिद्धांत इन्होंने 1983 ईस्वी में दिया था भाई, 1983 में दिया था ये सिद्धांत, और बाद में संशोधन करके फिर इन्होंने कारकों की संख्या को बढ़ाया। तो लिखो भाई इन्होंने बुद्धि के 7 कारक बताए थे। प्रारंभ में कितने बताए थे भाई, ऐसे ही लिखो आप, प्रारंभ में कारक बताए थे भाई 7, और बाद में फिर अब हम कहेंगे तो अब वर्तमान में कितने कारक हैं बहुबुद्धि सिद्धांत में, 9 कारक हैं भाई। वर्तमान में कितने हैं, 9 कारक हैं बुद्धि के।
किसके अनुसार? गार्डनर के अनुसार। अब हम देखेंगे ये 9 कारक कौन कौन से हैं, क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछ लेते हैं। तो 9 कारक लिखेंगे भाई, ये लिखो, फिर यहां ऊपर लिखेंगे। देखो भाई, बहुकारकीय में असंख्य कारक हैं, कोई कारक की को नाम नहीं गिनाया गया है, लेकिन बहुबुद्धि में ये कारक सिर्फ 9 कारक बताए हैं। अब हम उनको लिखेंगे, और दोनों साथ ही इसीलिए लिखवाए क्योंकि एक जैसे लगते हैं फिर बाद में कि बहुकारकीय और बहुबुद्धि क्या फर्क है, बहु दिखता है ना कि बहुत। अब देखो पहला कारक कौन सा बताया, ये कारक लिखेंगे भाई गार्डनर के अनुसार है। पहला जो कारक है वो है भाई भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि होती है यानी कि जिन लोगों में भाषा की वाक्पटुता के गुण जिन लोगों में होते हैं उनमें भाषाई बुद्धि होती है भाई। देखो बातों से प्रभावित कर लेते हैं लोग, तो वो क्या है, भाषाई बुद्धि है। और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे भाई तार्किक बुद्धि। जो ज्ञानी लोग होते हैं ना भाई, जिनको जानकारी होती है, नॉलेज होती है, वो तर्क से जीत लेते हैं आदमी को। आपने जो भी बात कही उसका तर्क वितर्क करके आप किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। वो बुद्धि कौन सी है भाई? तार्किक बुद्धि है। और फिर देखो भाई तीसरे नंबर पे है स्थानिक कारक या स्थानिक बुद्धि आप कह सकते हो। स्थानिक कारक लिखो भाई, क्योंकि ये कारक बताए हैं ना इन्होंने। बुद्धि भी लिख सकते हो, कारक भी, कोई एक ही बात है। तो देखो भाई अब स्थानिक क्या होता है? स्थानिक होता है भाई देशिक, यानी कि कल्पना, दिवा स्वप्न जो आप देखते हो ना, जो भी कल्पना किसी चीज की करते हो, कल्पना करने की शक्ति जिसमें ज्यादा होती है उसमें क्या है? स्थानिक बुद्धि होती है। अब आगे देखो भाई, जैसे शारीरिक गतिक बुद्धि, अगला जो कारक है वो है भाई शारीरिक गतिक बुद्धि। अब देखो एक खिलाड़ी होते हैं, इनमें शारीरिक गतिक बुद्धि वाला कारक ज्यादा होता है, क्योंकि शरीर में उनमें ज्यादा गति होती है भाई, चुस्त होते हैं वो ज्यादा। अब संगीतज्ञ बुद्धि है भाई, एक है संगीतज्ञ बुद्धि, और अगला जो है वो है भाई अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, और जो 9वां कारक देखो, प्रारंभ में ये 7 दिए थे, बाद में 1998 ईस्वी में ये जोड़ा भाई 8वां अंतर्वैयक्तिक। और फिर नहीं भी, अभी 7 कहाँ हो गए? ये देखो 5 ये आना था, ऐसे 5 आना था, क्योंकि आखिरी तो वो था ना अस्तित्ववादी। अब देखो 7वें नंबर पे यहां तक था भाई, ये जो अंतरावैयक्तिक बुद्धि है यहां तक। अब 1998 में फिर 8वां जोड़ा, और 8वां कौन सा था? प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि, और फिर अंतिम जो 9वां है वो है भाई कौन सा? अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि ये बताए हैं भाई 9 कारक बहुबुद्धि सिद्धांत में। बहुकारकीय सिद्धांत में बताए गए हैं असंख्य कारक, फिर से सुन लो। और इसमें बहुबुद्धि में बताए गए हैं 9 कारक बताए गए। प्रारंभ में 7 कारक बताए गए थे, फिर 1998 में 2 कारक और जोड़ दिए गए, प्रकृतिवादी बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि। ये हमने देखा भाई। अगला हम देखते हैं फिर समूह कारकीय सिद्धांत। अगला जो हमारा सिद्धांत था वो देखेंगे भी हम समूह कारकीय। ये छठा है शायद सिद्धांत, समूह कारकीय सिद्धांत। और ये दिया था भाई किसने? इसके प्रतिपादक कौन है? लुईस थर्स्टन। ये भी पूछा जा सकता है और कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि समूह कारकीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? लुईस थर्स्टन। अब देखो इसमें क्या है, इसमें लुईस थर्स्टन के अनुसार जो बुद्धि है वो 7 प्रारंभिक कारकों से बनी है भाई।
इनका मानना है लुईस थ्रस्टन का कि बुद्धि 7 कारकों से मिलकर बनी है, 7 प्रारंभिक कारकों से, प्राथमिक कारक बोल सकते हो आप। इसमें क्या है कि 7 प्राथमिक कारकों से मिलकर बनी है बुद्धि। जो हमारी बुद्धि है उसका निर्माण कैसे हुआ है? 7 प्राथमिक कारकों से मिलकर। ये किसका मानना है भाई? थ्रस्टन का। अब देखो कई बार ये 7 कारक भी पूछे गए हैं भाई कई परीक्षाओं में। तो अब जो कारक इन्होंने माने हैं वो लिखेंगे भाई, वो कौन से 7 कारक इन्होंने माने हैं। तो सबसे पहले लिखो भाई आंकिक कारक। आंकिक कारक यानी कि अंक की गणना करने वाला, संख्या से संबंधित जो कारक होंगे अंकीय गणना वाला, वो तो कौन सा है भाई? आंकिक। दूसरा है शाब्दिक, शाब्दिक कारक। फिर तीसरा जो कारक है वो है भाई स्थानिक कारक। स्थानिक या देशिक कारक वही बात है भाई, कल्पना वाला है, ये जो कल्पना की शक्ति पैदा करता है मनुष्य में। और फिर अगला है भाई तार्किक कारक, तर्क की क्षमता वाला क्या है भाई? तार्किक कारक। और अगला जो कारक है वो है भाई शब्द प्रवाह कारक, शब्द प्रवाह कारक। और छठा जो कारक बताया इन्होंने स्मृति, स्मृति कारक। स्मृति जो आपके याददाश्त होती है वो होती है स्मृति। और अगला जो है वो है भाई प्रत्यक्षात्मक गतिशीलता कारक, प्रत्यक्षात्मक गतिशीलता कारक। ये 7 कारक बताए हैं भाई थ्रस्टन ने बुद्धि के, कि इन 7 कारकों से मिलकर बुद्धि का निर्माण हुआ है। और उसका नाम दे दिया भाई समूह कारक के सिद्धांत थ्रस्टन ने। ये देखो भाई अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार अलग अलग बातें की हैं इन मनोवैज्ञानिकों ने, और अपने अनुसार बुद्धि के अलग अलग कारक और उसकी परिभाषा देने की कोशिश की है भाई। अब देखेंगे भाई हम अगला जो देखेंगे, अगला देखेंगे भाई हम, लिखो इनको, अगला जो कारक है भाई वो देखेंगे हम त्रिआयामी, त्रिविमीय बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि का त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत। त्रिआयामी यानी कि 3 आयाम बताए हैं जिन्होंने, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, या फिर इसी को बोलते हैं भी त्रिविमीय सिद्धांत। और ये दिया किसने है भाई? ये भी प्रश्न अभी एक परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था, जेपी गिलफोर्ड ने दिया है भाई। देखो भाई ये सिद्धांत दिया है भाई जेपी गिलफोर्ड ने। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया है? तो दिया भाई जेपी गिलफोर्ड ने। अब इन्होंने 3 आयाम बताए हैं भाई, बुद्धि के 3 आयाम बताए हैं जेपी गिलफोर्ड ने। अब देखो इनका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप मान के चलिए इस सिद्धांत को, क्योंकि यहां से जो आप देखोगे सीटेट, एसटेट, रीट वगैरह में, या फिर कहीं भी यूपी वगैरह के जो एग्जाम होते हैं जहां भी साइकोलॉजी पूछी जाती है वहां बहुत प्रश्न पूछे गए हैं भाई इस सिद्धांत से। अब देखो भाई हम देखेंगे इसमें 3 आयाम कौन कौन से बताए हैं भाई। देखो 3 आयाम बताए हैं, नाम से ही लग रहा है तो 3 आयाम बताए हैं। और ये कौन कौन से हैं भाई? सबसे पहले तो है भाई विषय वस्तु, दूसरी है भाई संक्रिया। संक्रिया देखो अब ये क्रिया शब्द तो आप जानते हो, ये संक्रिया, संक्रिया यानी कि प्रक्रिया आप इसको बोल सकते हो, जो प्रक्रिया आप विषय वस्तु को देखकर करते हो। और जो तीसरा है वो है भाई परिणाम।
रिजल्ट जिसे आप बोलते हो, या आप कह सकते हो इसको उत्पाद। आपने क्या उत्पादन किया। अब देखो भाई, विषय वस्तु, संक्रिया और परिणाम, ये 3 आयाम हैं और इन 3 आयामों को आधार बनाकर ही गिलफर्ड महोदय ने ये त्रिआयामी सिद्धांत निर्मित किया। अब इसमें देखो इन्होंने क्या क्या बताया है कि विषय वस्तु को तो 4 भागों में विभाजित किया गया है भाई। देखो पहले यहां लिखो, फिर यहां देखेंगे वो कौन कौन से 4 भाग हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। संक्रिया को 5 भागों में विभाजित किया है और फिर परिणाम को किया है भाई कितने भागों में, 6 भागों में। देखो प्रारंभिक प्रक्रिया तो ये है भाई। अब देखो हम इसमें कारकों की संख्या कई बार पूछ ली जाती है, तो देखो अब हम देखेंगे भी विषय वस्तु में जो 4 भाग किए, और ये देखो अब इन अगर तीनों को हम देखते हैं, मिलाते हैं, तो कितने बनेंगे भाई, ये 120 कारक बनेंगे। तो प्रारंभ में जब इन्होंने सिद्धांत दिया तो बुद्धि के 120 कारकों की चर्चा की, बाद में फिर इन्होंने थोड़ा सा संशोधन करके 150 कारकों की बात की, और वर्तमान में जो त्रिआयामी सिद्धांत में 180 कारकों की चर्चा की गई है। ये तीनों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कैसे। अब देखो विषय वस्तु में जो 4 भाग किए हैं वो कौन से हैं भाई, देखते हैं। अब यहां हम अलग से लिखेंगे विषय वस्तु के भाग। अब विषय वस्तु के जो 4 भाग कर दिए वो कौन कौन से हैं भाई। पहला जो भाग है वो तो है भाई कौन सा, आकृतिक। कोई आकृति आपके सामने दिखाई जाए और आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, और उसको पहचानने की जो आपके अंदर बुद्धि भगवान ने दी है वो कौन सी है, आकृतिक। और अगला हम देखेंगे भी शाब्दिक। तीसरा हम देखेंगे भी सांकेतिक, संकेतों के द्वारा भी समझाया जाता है। और चौथा फिर हम देखेंगे भी व्यवहारिक। ये तो भाई विषय वस्तु के 4 भाग किए गए, फिर संक्रिया के 5 किए गए हैं, वो देखेंगे भाई। अब संक्रिया या प्रक्रिया आप इसको बोल सकते हो, इसके भाग किए 5। कौन कौन से भाग किए भाई, एक तो किया भाई संज्ञान, समरण। एक भाग किया भाई क्या, संज्ञान। दूसरा जो भाग किया वो किया भाई क्या, समरण। तीसरा जो भाग किया वो क्या किया भाई, परंपरागत चिंतन, परंपरागत चिंतन। और जो चौथा भाग किया वो अपरंपरागत चिंतन। और 5वां जो संक्रिया का भाग किया वो है भाई मूल्यांकन। ये 5 भाग कर दिए भाई किसके, संक्रिया के। अब आगे देखेंगे भाई हम परिणाम या उत्पाद के। अब देखो परिणाम या उत्पाद के कितने भाग किए हैं, 6 भाग किए भाई। अब कौन कौन से हैं वो 6 भाग देखते हैं भाई। जैसे देखो सबसे पहले क्या किया, इसमें इकाई। दूसरे नंबर पे क्या है भाई, वर्ग। तीसरे नंबर पे है भाई फिर संबंध। चौथे नंबर पे है भाई इसमें प्रणाली। 5वें नंबर पे है भाई फिर क्या, प्रत्यावर्तन। और जो 6ठे नंबर पे हम वो है भाई निहितार्थ, जो उसमें अर्थ निहित है वो। ये है भाई प्रारंभ में जो भाग किए गिलफर्ड महोदय ने अपने त्रिआयामी सिद्धांत में, वो ये है भाई। विषय वस्तु को 4 भागों में बांटा, और फिर संक्रिया को 5 में, और परिणाम या उत्पाद को बांटा भाई 6 भागों में। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारक कितने थे भाई। आप देखो अब इनको अगर आप देखोगे तो ये कितने बनेंगे भाई, ये 120 कारक बनेंगे। अब गिलफर्ड महोदय ने थोड़ा सा संशोधन किया, और थोड़ा सा संशोधन करके जो ये आकृतिक है विषय वस्तु की, इसमें दृश्य और श्रव्य, इसमें 2 को जोड़ दिया। देखो प्रारंभ में यही था भाई, अब थोड़े से संशोधन के बाद इसमें दृश्य और श्रव्य
एक तो आकृति हम देख सकते हैं और हम किसी चीज को सुन सकते हैं, तो ये दो भागों में बांट दिया, तो यानी कि क्या हो गया भाई, अब कारकों की संख्या बढ़ गई। और फिर क्या किया भाई, समरण के स्थान पे क्या किया इन्होंने, धारण और लेखन। अब देखो क्या हो गया, यहां कितने हो गए भाई कारक, आप देखोगे तो अब हो गए भाई कारक हमारे पास 150। अब क्या किया, ये समरण है ना भाई, इसके स्थान पर आगे थोड़े से संशोधन के बाद संक्रिया में, पहले तो विषय वस्तु में थोड़ा सा परिवर्तन किया, अब संक्रिया में जो समरण है उसके स्थान पर धारण समरण और लेखन, दो शब्दों को जोड़ दिया गया भाई, लेखन समरण और धारण समरण। अब फिर संख्या बढ़ गई और अब वर्तमान में जो कारक है वो हो गए भी 180। तो हम तीनों को लिखेंगे एक साथ अब कि मूल सिद्धांत में कारकों की संख्या कितनी थी। इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि मूल सिद्धांत में कारकों की संख्या कितनी थी। मूल सिद्धांत में कारकों की संख्या थी भी 120। अब फिर क्या हुआ भाई कि पहले संशोधन के बाद फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि पहले संशोधन के बाद कारकों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी भी 150 थी भी कारकों की संख्या। और वर्तमान में या दूसरे संशोधन के बाद कारकों की दूसरे संशोधन के बाद कह सकते हो आप, या जो बाद में बिल्कुल फाइनल जो इन्होंने अपना बता दिया सिद्धांत, उसमें अब वर्तमान में कारकों की संख्या कितनी है, तो 180 ये बतानी है भाई, क्योंकि ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, एचटेट में भी प्रश्न पूछा गया है, ये सीटेट में भी पूछा गया है, तो ये प्रश्न कहीं भी फिर से आ सकता है, तो ये याद रखना है भाई आपको। और देखो ये 3 आयाम भी याद रखने हैं, सबसे पहला है विषय वस्तु, फिर संक्रिया, और फिर क्या है भाई उत्पाद, ये भी पूछ लिए जाते हैं भाई। अब हम देखते हैं भाई फिर अगला सिद्धांत देखेंगे भाई, अगला सिद्धांत देखेंगे भाई तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि का सिद्धांत। किसने दिया है भाई, कैटल ने दिया है, और कैटल के साथ एक और मनोवैज्ञानिक का नाम आता है भाई, कौन से है वो, हॉर्न। दोनों ने मिलके एक सिद्धांत दिया है, रेमंड हॉर्न का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने दिया है भाई। अगला सिद्धांत हम देखेंगे कौन सा है भाई, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल बुद्धि और ठोस, यानी कि दो, देखो एक तो तरल बुद्धि की बात की है और एक ठोस बुद्धि की बात की है। और ये सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो कई बार तो अकेला कैटल ही मिलता है भाई, लेकिन क्या पता ये भी नाम आ जाए, तो आपको याद रखना भाई कैटल और रेमंड हॉर्न ये दूसरे मनोवैज्ञानिक है भाई, इन दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत बनाया भाई, क्या, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि का सिद्धांत। अब इसमें क्या है देखिए आप इन्होंने क्या कहा कि 2 कारक होते हैं बुद्धि में, और एक तो होती है तरल बुद्धि, ये तरल बुद्धि होती है, ये तो होती है जन्मजात, और ये जो ठोस बुद्धि होती है ये होती है भाई अर्जित। यानी कि तरल बुद्धि में तो क्या है, हम तर्क चिंतन समस्या समाधान, ये क्या है कि जन्मजात कुछ चीजें होती हैं, छोटे छोटे समाधान बताने की जरूरत नहीं होती, अपने आप कर लेते हैं, तो वो तो क्या है तरल, जन्मजात रूप से हमारे अंदर होती है जन्म के समय ही। और ठोस बुद्धि होती है अभी, वो अर्जित करनी पड़ती है, शिक्षा और प्रशिक्षण और वातावरण में हम अर्जित करते हैं इन चीजों को। क्योंकि हमने देखा था कि बुद्धि को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला यदि कोई कारक है तो वो कौन सा है, वातावरण। नाम मात्र का कारक है वंशानुक्रम, लेकिन वातावरण सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, और वहां ही हम इस ठोस बुद्धि का निर्माण करते हैं। तो हम ठोस बुद्धि देखो अर्जित है, ये कौशल जो हमारे अंदर हम विकसित करते हैं ना भाई, जो कौशल विकसित हो जाते हैं वो फिर कभी खत्म नहीं होते, वो कौशल जन्म तक स्थिर रहते हैं। ये तो देखो
आयु के अनुसार बढ़ती घटती रहती है। देखो जन्म के समय हमारे अंदर बुद्धि है, तरल बुद्धि, उसमें क्या थोड़े दिनों तक बचपन से किशोरावस्था तक हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें वृद्धि होगी, लेकिन फिर क्या होगी, आयु बढ़ने के साथ साथ फिर से देखो ये कम होने लगती है मनुष्य में। जैसे उम्र के हिसाब से याददाश्त कम हो जाती है, नाम भूल जाते हैं हम आसपास के लोगों के ही, वो क्या है, तरल बुद्धि, यानी कि जन्मजात थी और ये क्या थी, आयु के अनुसार बढ़ती घटती रहती है। लेकिन जो ठोस बुद्धि है, जो हमने अर्जित की है, जो कौशल हमने अर्जित कर लिया, वो पूरे जन्म जब से हमने इसको ग्रहण किया है उसके बाद ये क्या स्थिर हो जाता है भाई, मृत्यु तक स्थिर रहता है ये वाला कौशल। अब देखेंगे भी हम आगे देखेंगे बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत। लास्ट है भाई ये हमारा बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत। देखो ये था त्रिआयामी सिद्धांत, अब हमने देखा भाई बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत। इसमें 3 स्तरों की बात की गई है। त्रिस्तरीय सिद्धांत ये किसने दिया भाई, ये नाम लिखो भाई, ये दिया है भाई किसने, कैरोल ने दिया है भाई। ये मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने सिद्धांत दिया है कैरोल ने, बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत। इसमें देखो बुद्धि को विभिन्न कारकों में विभाजित किया गया है और 3 स्तर बताए हैं भाई बुद्धि के। एक तो है भाई सामान्य स्तर, बुद्धि के 3 स्तर बताए, और कौन कौन से है भाई ये, एक तो है सामान्य स्तर, एक तो सामान्य स्तर की बुद्धि होती है, दूसरा स्तर क्या है भाई विस्तृत, और तीसरा है संकीर्ण। एक है भाई विस्तृत स्तर और तीसरा है भाई कौन सा, संकीर्ण स्तर। ये 3 स्तरों की बात की है किसने, कैरोल महोदय ने, कि 3 स्तर होते हैं हमारी बुद्धि के, एक तो सामान्य स्तर होता है, एक विस्तृत होता है, और एक क्या होता है भाई संकीर्ण होता है। ये बताया भाई हमने बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में। आज हमने कर लिया है बुद्धि, एक क्लास हमारी पहले आई थी, उसमें हमने बुद्धि का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, प्रकार। देखो प्रकार से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है भाई, प्रकार बताए थे ना 3 बुद्धि के, गैरिट ने और थॉर्नडाइक ने, वो भी याद रखने हैं। और ये सभी सिद्धांतों के प्रतिपादक इकट्ठा लिख लेना सभी को, पहले सिद्धांत और प्रतिपादक का नाम याद करो, फिर उनके अंदर क्या है वो देखना। इस तरह से जरूर आप यहां से प्रश्न हर परीक्षा में आता है। और देखो फिर एक बार आप देखना चाहो तो देखो भाई सबसे प्राचीन सिद्धांत, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं एक बार। सबसे प्राचीन सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया भाई, एल्फ्रेड बिने ने। द्विकारक और त्रिकारक तीनों सिद्धांत किसने दिए, फिर स्पीयरमैन ने। द्विकारक वाला भी पूछा गया था भाई, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप त्रिआयामी को मान के चलना भाई, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके अंदर से भी प्रश्न आते हैं, देखो यहां से भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, कारकों के बारे में भी। और फिर थ्रस्टन वाला भी याद रखना, सब याद रखने भाई। तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि भी आ चुका है ये कैटल महोदय का, ये याद करने हैं भाई आपको। और ऐसे ही हम लाते रहेंगे साइकोलॉजी, तो आपको करवा देंगे, क्योंकि देखो एस्टेट तो बिल्कुल आपके कल या परसों में ही होने वाला है, सैटरडे संडे को ही है। तो अब इतनी तो कोई जादू की छड़ी नहीं है भाई कि एकदम से करवा दें, और करवा भी देंगे हम तो फिर आप भी नहीं कर पाओगे। लेकिन आगे सीटेट होगा या फिर यूपीटेट की परीक्षा भी है, और रिट और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हर रोज बताते हैं भाई हम, वो भी यहाँ से प्रैक्टिस करें। उनके भी ये नहीं है कि आपको कुछ अलग करवाएंगे, ये सबके यही है, तो इसमें अलग क्या करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।